दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज़ क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है। इस बार हफ्ते में तो अगर देखा जाए तो बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, इतने सारे डेवलपमेंट्स हैं, कुछ बहुत बुरे, कुछ अच्छे, जिन पर अगर चर्चा हम करें तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन हम ढेर सारी कहानियों, ढेर सारे खबरों के बीच से जो कुछ बहुत प्रमुख खबरें लगती हैं, जिनके बारे में कहा जा सकता है कि ये वो खबरें हैं जो वाकई बहुत गौरतलब हैं। इन खबरों के पीछे भी बहुत सारी खबरें हैं, तो हम उनको आपके सामने पहले पेश करते हैं। और सबसे पहली खबर देश के सबसे बड़े राज्य की, और वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पिछले कई वर्षों से रामराज की बात की जा रही है। बहुत समय से कहा जा रहा है कि वहाँ पर वो विकास की मंजिलें फांद रहा है, वो कानून व्यवस्था में अव्वल होता जा रहा है, बेहतर होता जा रहा है। लेकिन कानपुर की इस घटना, और माफ़ कीजिएगा, ये कानपुर की पहली घटना नहीं है जो इस तरह के हादसे हो रहे हैं। इस तरह का क्राइम बोलते हुए कहता है कि आप कैसे छुपाएंगे, आप कैसे प्रबंधन करेंगे क्राइम को कम दिखाने का। चूँकि पुलिस में बहुत सारे स्टेट्स में, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, एक अजीब तरह का कई बार सरकारें हुक्म दे देती हैं अपने पुलिस थानों को कि क्राइम का रिकॉर्ड कम दिखाओ। ऐसा भी होता रहा है, और इसके लिए उत्तर प्रदेश की पहले की भी कई सरकारें काफ़ी चर्चा में रहीं। तो दोस्तों, हम ये कानपुर की मौजूदा घटना पर पहले आते हैं, और इसमें जो ब्यौरे सामने आए हैं वो सब आप सबने देखा है। लेकिन हमारा ये सवाल है कि एक गैंगस्टर जिसको कहा जा रहा है, एक गिरोहबाज जिसको कहा जा रहा है, आखिर इस गिरोहबाज का ऐसा दुस्साहस कैसे, उसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आती है, इतना दुस्साहस कहाँ से आता है कि डिप्टी एसपी रैंक के एक ऑफिसर और पूरी की पूरी पुलिस की जो वहाँ पर जो टीम गई है, इतनी बड़ी जो वहाँ पर टीम गई है, उसको हिरासत में लेने या उसको पकड़ने या उस पर कार्रवाई, जो भी एक्शन ज़रूरी रहा हो, क्योंकि उस पर बहुत सारे गंभीर आरोप थे और वो फरारी हालत में अपने को बताया जा रहा था। उसके बारे में जब पता चला पुलिस को कि वो घर पे है, उसको एक तरह से पकड़ने के लिए पुलिस गई, और उस दौरान उसको इतनी, ऐसा लगता है कि वो इंटेलिजेंस इन चीफ अपने गिरोह का हो रहा हो, वो भी एक इंटेलिजेंस चलाता हो, ऐसा लगता है। तो उसको ये खुफिया जानकारी मिली कैसे कि पुलिस उसको पकड़ने आ रही है? पुलिस ने नोटिस तो नहीं दिया, पुलिस ने कोई पहले से सूचना तो नहीं दी। और उस गांव में, उस इलाके में जहां का वो रहने वाला था, जहां उसका किले नुमा घर था, वहां पर जैसे ही पुलिस जाती है, ऐसा लगा जैसे कि पूरा का पूरा जो उसका किले नुमा घर है, वो चारों तरफ से वहाँ पर लोग लगे हुए हैं कि कैसे पुलिस पर हमला करना है। तो इसका मतलब यह है कि पुलिस कार्रवाई की उसको अग्रिम सूचना थी, यानी वो इंटेलिजेंस उसके पास थी, उसके पास कोई खुफिया अपना भी गिरोह था। और वो खुफिया गिरोह जो हमारी पुलिस है, जो पुलिस व्यवस्था की अपनी जो सूचनाएं हैं, अपना जो विभाग है, शायद वहाँ से उसको मिल रही थी या नहीं मिल रही थी, ये कहना बहुत कठिन है, ये जांच का विषय है। लेकिन बहुत ये सोचने की बात है, बहुत चकित करने वाली बात है कि इतनी बड़ी पुलिस फोर्स पर एक गिरोहबाज, कानपुर का, लखनऊ के बिल्कुल पास के इलाके का, कोई ये दूर का सुदूर का इलाका नहीं है, ये जंगलात का इलाका नहीं है, वो जिस तरह से घात लगाकर हमले करता और कराता है, ये अपने आप में विस्मयकारी है। आप दलित, आदिवासी, अब इन कोरे गांव की कहानी आप देख लीजिए कि कोरे गांव में लोग अपने लोगों को शहादत जिनकी हुई थी, जो महायुद्ध में शहीद हुए थे, उनको शहादत पर श्रद्धांजलि अर्पित करने जाते हैं, और आप उनको आतंकवादी घोषित कर देते हो। और उनके पक्ष में अगर कोई लिखता पढ़ता है, उस बुद्धिजीवी को आप आतंकवादी घोषित कर देते हो। लेकिन एक इतना बड़ा गिरोहबाज, आप उसको आतंकवादी नहीं कह सकते, आप उसको उग्रवादी नहीं कह सकते, क्योंकि वो दलित नहीं है, क्योंकि वो आदिवासी नहीं है, क्योंकि वो गरीब नहीं है, क्योंकि उसको पैट्रनेज रहा है। इस बात को भुलाया नहीं जा सकता। एक जमाने में किसी और पार्टी का, एक किसी और सरकार का, किसी और जमाने में किसी और का, ये जो पैट्रनेज का सिलसिला है दोस्तों, पुलिस मामलों के जितने जानकार इस देश में हैं, खासकर जो बड़े उच्चाधिकारी पुलिस के हैं, जिन्होंने बाद के दिनों में
किताबें लिखी हैं, जिन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, उन सब का कहना है कि कोई भी नागरिक जीवन में अगर गिरोहबाज बड़ा अपराधी होता है, वो बगैर पॉलिटिकल पैट्रोनेज के नहीं चल सकता। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि इस मामले में भी जो ये गिरोहबाज जिसको कहा जा रहा है, जिसने पुलिस पर इतना बड़ा हमला प्रायोजित करने का दुस्साहस किया, जिसके बारे में स्वयं पुलिस कह रही है, एफआईआर दर्ज कराया गया है। तो अब हमारा ये कहना है कि क्या उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार, जो अपने को राम राज की प्रवक्ता बताती है, जो अपने को राम राज स्थापित करने का इतना बड़ा जिसके पास दावा है, क्या वो इन चीज़ों की शिनाख्त कराएगी? क्या इन चीज़ों की पहचान कराएगी, पड़ताल कराएगी कि आखिर इस व्यक्ति को, इस गिरोहबाज को, इस अपराधी को कहाँ से राजनीतिक या प्रशासनिक या किस तरह का संरक्षण मिल रहा था कि ये कानपुर में रहते हुए और पूरी की पूरी पुलिस जो फोर्स है वो जाती है उस पर हमला कराने का इसके पास दुस्साहस है? ये तो कोई साधारण घटना नहीं है, ये बिल्कुल असाधारण घटना है। और कहा यह जाता है कि कुछ साल पहले भारतीय जनता पार्टी के ही एक बड़े नेता, उस इलाके के जो राज्य मंत्री समतुल्य थे, उनके खात्मे में भी इस तरह के जो गिरोहबाज लोग हैं, ऐसे लोग जो हैं, इनकी भूमिका जांच के दायरे में रही है और जांच के दायरे में शायद अब भी है। तो फिर ऐसे लोग कैसे जमानत पा जाते हैं? हमें याद है कि अभी बहुत सारी लड़कियां दिल्ली विश्वविद्यालय की, जेएनयू की, आप देवांगना को देख लीजिए, कालिता को देख लीजिए, आप नताशा को देख लीजिए, नरवाल को देख लीजिए, जो सीए और एनआरसी को लेकर आंदोलन कर रही थीं, ऐसी लड़कियों को तो जमानत मिलती नहीं। गौतम नौलखा को नहीं मिलती, बड़े बुद्धिजीवी हैं, बड़े लेखक हैं, बड़े संपादक हैं। आनंद तेल तुमड़े को नहीं मिलती, इतने बड़े बुद्धिजीवी हैं, देश के जाने माने दलित समाज से आते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बृहत्तर परिवार से जुड़े हुए हैं, और इतने बड़े इंटरनेशनल फेम के राइटर को नहीं जमानत मिलती, और इतने बड़े गैंगस्टर को जमानत मिल जाती है। बहुत सारे अभी अखबारों में छप रहा है, मीडिया में छप रहा है कि उस पर दर्जनों केसेस हैं और वो काफ़ी ख़तरनाक ढंग के अपराधों की हैं, संगीन अपराधों की हैं। तो भाई इनको कैसे जमानत मिल जाती है, हमें आश्चर्य होता है। और दूसरी बात कि सालों साल ये केसेस चलती हैं और उनमें कुछ भी नहीं होता, और होता है तो यूं होता है कि पता नहीं चलता कि क्या हुआ। तो ये जो क्राइम और पनिशमेंट की पूरी प्रक्रिया है, ये पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है अपने देश में, इस पर बहुत पहले पुलिस रिफॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में प्रकाश सिंह ने, जो एक बहुत सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, उन्होंने इस पर पिटीशन दिया था, जिस पर बहुत सारी टिप्पणियां आई थीं, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन आई थी, वो रिपोर्ट सामने है। लेकिन पुलिस रिफॉर्म्स के लिए जो वास्तविक जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आज तक नहीं की गई, और क्राइम और जो प्रोसीजर है क्राइम को कंट्रोल करने का, पड़ताल करने का, तैयारी कि कैसे उसको जुडिशियल प्रोसेस तक ले जाया जाए, अभियोजन की पूरी प्रक्रिया को, मुझे लगता है कि उसमें सबसे बड़ी जो कोताही है, उसकी वजह से चीज़ें हमारे समाज में ज़्यादा ख़तरनाक अंजाम की तरह पहुंच रही हैं। और दूसरी बात, जो सामाजिक संरचना है, जो राजनीतिक संरचना है, इनका अहम रोल है। इस पर कौन विचार करेगा? पहली जो हमारी महत्वपूर्ण कहानी थी, खबर थी हफ्ते की बात में, वो ये। और दूसरी दोस्तों जो एक बात जो आपके सामने मुझे रखना है, वो ये है कि अपने देश में इस वक्त जो कोरोना महामारी में एक बड़ी जो चिंता जगाती हुई बड़ी बात सामने उभर कर आ रही है, जिस पर कम गौर किया जा रहा है, वो ये है कि लोगों को अस्पतालों में देश भर में, मैं सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी एक प्रदेश नहीं, संपूर्ण देश की बात कर रहा हूं। केरला जैसे कुछ प्रदेशों को छोड़कर, जहां पर अस्पतालों में लोगों को भर्ती करने के लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन पूरे देश में, यहां तक कि कर्नाटक में भी इस वक्त अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा है। लोग मर इसलिए नहीं रहे हैं कि महामारी उनको मार रही है, लोग मर इसलिए रहे हैं कि स्टेट
जो हमारी सामाजिक संरचना है, जो राजनीतिक संरचना हमारी है, जो पूरी की पूरी हमारी राज्य व्यवस्था है, अपने लोगों को सही समय पर उपचार की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। ऑक्सीजन के अभाव में, वेंटिलेटर्स के अभाव में लोग बेमौत मर रहे हैं। तो जितनी महामारी उनको मार रही है, उससे ज़्यादा हमारे स्टेट की विफलता उनको मार रही है। हैदराबाद से एक दर्दनाक कहानी सामने आई है महज 2-3 दिन पहले। वो कहानी रवि कुमार की है। रवि कुमार ने अपने मौत से पहले, अस्पताल में वो भर्ती थे और मौत से पहले वो अपने पिता को, जो अस्पताल के बाहर ही सो रहे थे अपने बच्चे का देखभाल करने के लिए, क्योंकि उनको अस्पताल में कहीं व्यवस्था नहीं थी सोने की, उनको रात को जब दिखा, उन्होंने फ़ोन पर देखा कि एक वीडियो आया है अपने बच्चे का, और वो रवि कुमार का उनकी मौत से पहले आखिरी संदेश था अपने पिता के नाम। और वो क्या था? वो ये था कि पापा, मैं मर रहा हूँ, मेरी ऑक्सीजन हटा ली गई है अस्पताल वालों द्वारा और अब मैं मर रहा हूँ, मुझे बचा लीजिए। ये अपने पिता को उनका संदेश था। हम नहीं जानते कि इसमें कितनी सच्चाई है। हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि ये सब जांच में साबित शुदा है, लेकिन मरते हुए व्यक्ति के संदेश को मुझे लगता है अदालतें भी, न्यायालय भी ज़रूर कंसीडर करते हैं कि उसमें ज़रूर कोई न कोई दम है। हम इस पूरे पहलू की एक उच्चस्तरीय पड़ताल, जो हाई लेवल इंक्वायरी ज़रूर की जानी चाहिए हैदराबाद के इस केस की। और जानकारी जो मिली है कि रवि कुमार को भर्ती कराने के लिए कई अस्पतालों में दौड़ने के बाद जब उनके पिता को एक सरकारी अस्पताल में किसी तरह जगह मिल पाई, तो वहाँ उन्होंने भर्ती कराया था कि उनका बेटा बच जाए, लेकिन वो नहीं बचा। इसी तरह से रोहिता की कहानी है, पी रोहिता, ये भी हैदराबाद की कहानी है। 43 साल की थी इसी के आसपास। रवि कुमार भी नौजवान थे और भी कम उम्र के थे। उनके जो हस्बैंड हैं रोहिता के, उनको कहीं जगह नहीं मिली। अंत में जहाँ जगह मिली वह उनको ज़िंदगी वापस नहीं मिल पाई। इसी तरह से दिल्ली की अनेक केसेज हैं, दिल्ली की केसेज हैं। एक जैन साहब की कहानी है, एक गोयल साहब की कहानी है, न जाने कितनी कहानियां हैं जो सिर्फ इस दिल्ली की बहुत सारी कहानियां हैं जो अखबारों में छप चुकी हैं। हम कितनी कहानियों को बताएं, लेकिन 8-8, 9-9, 10-10 अस्पतालों में दौड़ते हुए लोग इधर से उधर भागते रहे। एम्बुलेंसेस टाइम पर नहीं मिलती रहीं, क्योंकि कोविड पेशेंट होने के कारण या संदिग्ध कोविड होने के कारण, अभी मान लीजिए उनकी टेस्टिंग भी नहीं हुई है, और तब भी एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए न तो प्राइवेट एम्बुलेंसेज तैयार हो रही हैं और न सरकारी एम्बुलेंसेज सही समय पर पहुंच रही हैं, और इसकी वजह से अनेक लोग मर रहे हैं। अनेक लोगों की तस्वीरें अभी सामने आई हैं कि वो सड़क पर मर गए। तो ये जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि ये सिर्फ हमारे अस्पतालों की विफलता नहीं है दोस्तों, ये हमारे संपूर्ण राज्य की विफलता है, हमारी स्टेट की विफलता है। और एक विफल स्टेट, एक फेल्ड स्टेट, खासकर कोविड-19 के मोर्चे पर, इसको बिल्कुल ईमानदारी से कहा जाना चाहिए, क्योंकि हमारी आपकी ज़िंदगी में अगर सच को मौका नहीं मिलता है, अगर सच बोलने का हम साहस नहीं करते हैं, तो फिर जीवन का कोई मतलब नहीं है। और ख़ासकर जब हमारे मुल्क में इतनी सारी ज़िंदगियां गायब हो रही हैं, इतनी सारी ज़िंदगियां ख़त्म हो रही हैं, और पूरी दुनिया इससे तबाह हो रही है, इस महामारी से। तो दोस्तों, जिस तरह हालात हैं, ये राज्य की विफलता है, लेकिन राज्य अपनी विफलता को छुपाने के लिए अनेक मोर्चे खोले हुए हैं। अनेक तरह की कहानियाँ, अनेक तरह की चीज़ें, अनेक तरह के प्रहसन, अनेक तरह के नाटकीय घटनाक्रम संयोजित किए जा रहे हैं, प्रायोजित किए जा रहे हैं, आयोजित किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम बस इतना ही कहते हैं, लेकिन एक संक्षिप्त टिप्पणी मैं 2 और खबरों पर करूंगा। एक तो ऑल ऑफ सडन औचक प्रधानमंत्री जी लेह गए थे और वहाँ उन्होंने जाकर सैनिकों को अपने देश के एड्रेस किया। एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी ये है इस सप्ताह की, जिसको हम छोड़ नहीं सकते अपने इस कार्यक्रम में, और उसको लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं, बहुत सारे विवाद हैं। लेकिन किसी भी देश के प्रधानमंत्री का अपने देश की सेना के बीच जाना, सैनिकों को एड्रेस करना, उसका अधिकार है, उसका संवैधानिक अधिकार है। अब देखना यह है कि सरहद पर
जो हालात हैं वो क्या तनाव की तरफ बढ़ते हैं या तनाव शैथिल्य आता है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि कोई भी देश हो, कोई भी सरहदी मुल्क हो, कोई भी सरहद हो, जो आपसी मसले हैं उनको निगोशिएशन के जरिए, विचार विमर्श के जरिए सुलझाना ही मानवता के पक्ष में है, किसी मुल्क के पक्ष में है, किसी समाज के पक्ष में है और शांति के पक्ष में है ये। और एक और जो छोटी सी बात मैं कहकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि पिछले दिनों कश्मीर भी काफ़ी वहाँ भी गतिविधियाँ तेज़ हो गई हैं। अभी जो एक घटना घटी सोपोर में कि सीआरपीएफ और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ हो रही थी, दोनों ओर से गोलियां बरसा हो रही थीं, उसी में एक बुज़ुर्ग बशीर साहब की मौत हो गई। और उस मौत को लेकर एक कंट्रोवर्सी है कि गोलियां किधर से चली थीं, ये किसकी गोली से वो मरे थे। परिवार का कहना है कि वो जिस तरह से उनकी मौत हुई उसमें जो बच्चे का जो वर्जन है, हम 3 साल के उस बच्चे पर नहीं जाएंगे क्योंकि उसको लेकर भी बहुत सारी कहानियाँ आ रही हैं, हम इसीलिए उसका नाम भी नहीं ले रहे हैं, उसके बारे में भी आपको कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आईं वो पूरी दुनिया में मैं समझता हूं कि लोगों के लिए एक बहुत ही अजीब तरह की त्रासदी को व्यक्त करती हैं। और कुल मिलाकर जो कश्मीर के हालात हैं उस पर भी मैं समझता हूं कि चिंता करने की बात है कि कैसे हमने सोचा था कि सरकार ने भी दावा किया था कि अगस्त 2019 के बाद जो बदलाव आ रहे हैं उसमें कश्मीर बिल्कुल शांत हो जाएगा, लेकिन हालात कश्मीर के जिस तरह के अभी दिखाई दे रहे हैं, हर दिन कुछ न कुछ वहाँ हो रहा है, बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। नागरिकों की मौत, खासकर सिविलियन जो मौत हैं, वो जिस तरह से सामने दर्ज हो रही हैं, जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही हैं, वो वाकई बहुत ही दुखद प्रसंग है कश्मीर को लेकर दोस्तों। तो इन शब्दों के साथ आज की चर्चा का हम समापन करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।